वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 साइंस का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.2.6 इलेक्ट्रिक स्विच। अभी इलेक्ट्रिक स्विच क्या होती है, कैसे वर्क करती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब इसका क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से जो स्विच है वो टॉर्च लाइट को ऑन या ऑफ करती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल सी अपनी खुद की स्विच बना लेते हैं। उसके लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी 3.8 लेट अस कंस्ट्रक्ट। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको 2 ड्राइंग पिन्स ले लेना है, एक सेफ्टी पिन या फिर आप पेपर क्लिप भी ले सकते हो, 2 वायर्स, एक छोटा पीस कार्डबोर्ड का। ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। अब इससे स्विच कैसे बनेगी चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चलिए एक स्विच बनाते हैं। उसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस चाहिए होगा, 2 ड्राइंग पिन। अब मेरे पास ड्राइंग पिन नहीं थी तो मैं यहाँ पर स्क्रू का यूज़ कर लेता हूँ, और एक सेफ्टी पिन। एक स्क्रू को मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा और ये कार्डबोर्ड में यहाँ पर फिक्स कर दिया। दूसरा स्क्रू यहाँ पर ऐसे कुछ डिस्टेंस पे कार्डबोर्ड में इंसर्ट कर देंगे, इस तरह से कि ये जो सेफ्टी पिन है वो ऐसे रोटेट कर सके, और अगर हम चाहे तो यहाँ पर ये इसको टच भी कर सके। तो दूसरा वाला जो स्क्रू है उसको बहुत दूर नहीं रखना है। मान लो आपने थोड़ा बड़ा पीस ले लिया कार्डबोर्ड का, यहाँ पर स्क्रू लगा दिया, तो फिर ये जो सेफ्टी पिन है उसको टच नहीं कर पाएगी। तो इस बात आपको ध्यान रखना है। एक तो ये रोटेट कर सके, दूसरा अगर हम चाहें तो ये इसको ऐसे दूसरे वाले स्क्रू को टच कर सके। अब इन दोनों स्क्रू से वायर्स को कनेक्ट कर देना है। तो एक वायर आप ऐसे यहाँ पर लगा देना। अब आप चाहो तो पहले स्क्रू के अंदर वायर को लगा के फिर उसके बाद इंसर्ट करो, यानी इस तरह से पहले करेक्शन कर लो, उसके बाद इसमें इंसर्ट करो। इसी तरह से एक वायर इस वाले स्क्रू से कनेक्ट कर लो। तो ये हमारी स्विच बन चुकी है। अभी जो पोजीशन आप स्विच की देख रहे हो, यानी जब स्विच इस तरह से होती है कि यहाँ पर देख सकते हो दोनों का कनेक्शन नहीं हुआ है, तो ये स्विच की ऑफ वाली पोजीशन है। अगर इस सेफ्टी पिन को रोटेट करा के यहाँ इससे टच करा दें तो देख सकते हो दोनों साइड का कनेक्शन हो गया। मतलब अगर करंट इधर से आएगा तो इधर से होते हुए इस सेफ्टी पिन से होते हुए इधर से निकल जाएगा, या इधर से आएगा तो ऐसे चला जाएगा। पूरा यहाँ से पाथ जो है वो क्लोज्ड है, तो इधर से उधर करंट का फ्लो हो सकता है। तो ये जो पोजीशन है स्विच की, इसको हम कहते हैं ऑन वाली पोजीशन। अब चलिए जो स्विच हमने बनाया उसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि क्या ये सही वर्क कर रही है कि नहीं। उसके लिए हमको एक्टिविटी 3.9 करना होगा, लेट अस टेस्ट। आपको कनेक्ट कर लेना है इलेक्ट्रिक सेल, लैंप और स्विच को, जैसा कि आपको फिगर 3.8a में शो कर रहा है। ये इस तरह से हमको अरेंजमेंट बना लेना है, जहां पर सेल का एक टर्मिनल लैंप के एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा और सेल का दूसरा टर्मिनल स्विच में लगी हुई एक पिन से कनेक्ट होगा। इसी तरह से लैंप का जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसको स्विच के दूसरे वाले पिन से कनेक्ट कर लेना है। मतलब स्विच का एक कनेक्शन लैंप से होगा और एक सेल से होगा। इसी के साथ साथ सेल का एक टर्मिनल लैंप के एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अभी देख सकते हो स्विच ऑफ वाली पोजीशन पे है। आपकी बुक में जो फिगर 3.8a है उसको आप देखो, वैसा ही कनेक्शन हमको बनाना है। तो ये हमारी स्विच हो गई, ये सेल हो गया, और ये हमारा लैंप है, इसका कनेक्शन करना है। कैसे करेंगे देखो, सेल का एक टर्मिनल स्विच से कनेक्ट होगा, दूसरा टर्मिनल लैंप से कनेक्ट होगा, और लैंप और स्विच का भी कनेक्शन होगा। तो जैसे हम पहले स्विच और सेल को कनेक्ट कर लेते हैं, तो चाहे तो आप ये वाला वायर इससे कनेक्ट कर लो या ये वाला वायर, आपकी मर्जी। तो चलो इन्हीं दोनों को ऐसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इधर कनेक्शन हो गया। अब इसी तरह से लैंप और सेल का कनेक्शन कर देंगे। अब जैसे यहां पर मैंने ग्रीन वाले वायर को रेड से कनेक्ट किया, आप चाहो तो येलो वाला कनेक्ट कर दो, मतलब कोई सा एक कनेक्ट करना है। अब ये दोनों जो वायर है इनको आपस में कनेक्ट कर लो। अभी आप देख सकते हो हमारी जो स्विच है वो ऑफ वाली पोजीशन पे है। यहां से सर्किट ओपन है, कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, करंट नहीं फ्लो होगा तो लैंप नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम इस सेफ्टी पिन को रोटेट करके यहाँ इससे टच करा दें तब क्या होगा देखना। ये देखो हमारा लैंप जो है वो जलने लगा, क्योंकि अब सर्किट क्लोज हो चुका है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा तो लैंप जलेगा। तो इस स्विच की ऑन वाली पोजीशन है जहां पर लैंप ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से स्विच वर्क करती है। जब स्विच को हम ऑन करते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो होने लगता है और वो डिवाइस वर्क करता है। जब स्विच को हम ऑफ कर देते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिवाइस वर्क नहीं करता। डज द लैंप ग्लो? क्या लैंप ग्लो किया? तो आपने देखा लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमारी जो स्विच है वो ऑफ है। आप देख सकते हो जो सेफ्टी पिन है और दूसरी वाली जो ड्राइंग पिन है इसके बीच में गैप है, ये दोनों आपस में टच नहीं है। तो कनेक्शन कंप्लीट नहीं, करंट नहीं फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो लैंप नहीं जलेगा। रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन टिल इट टचेस द अदर ड्राइंग पिन एज शोन इन फिगर 3.8b। अब आपको सेफ्टी पिन को रोटेट करना है इस तरह से कि ये दूसरे वाले पिन को टच कर जाए। डज द लैम्प ग्लो नाउ?
तो इस केस में देखा लैंप ग्लो करने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्विच है वो ऑन वाली पोजीशन पे है। ये जो सेफ्टी पिन है वो दोनों ड्राइंग पिन के बीच का जो कनेक्शन है उसको कंप्लीट कर रही है। कहीं पे सर्किट यहाँ पर ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है। When the safety pin touches both drawing pins, it closes the gap and completes the path and allows the current to flow. देखो जब सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिन को टच करती है तो उनके बीच का जो गैप है वो क्लोज हो जाता है और जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाता है। बीच में जो गैप था वो खत्म हो गया, पाथ कंप्लीट हो गया। पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा। यानी एक ड्राइंग पिन हमने ऐसे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, अभी इसके बीच में गैप है, हमने एक सेफ्टी पिन लगा दी। अभी ये सेफ्टी पिन इस वाले ड्राइंग पिन को टच नहीं कर रही है, तो दोनों ड्राइंग पिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में गैप है। लेकिन जब सेफ्टी पिन को हम रोटेट करके इस तरह से टच करा दे रहे हैं तो उस केस में दोनों ड्राइंग पिन के बीच का जो गैप है वो क्लोज हो जा रहा है, क्योंकि बीच में हमारी सेफ्टी पिन है जो इनको आपस में कनेक्ट कर दे रही है। तो करंट को फ्लो करने का पाथ मिल गया कि करंट अगर इधर से इधर जाना चाहे या फिर उधर से इधर आना चाहे तो आ सकता है। वी कॉल दिस ऑन पोजिशन। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ऑन पोजीशन, जैसा कि आपको फिगर 3.8b में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्विच है वो ऑन है, वेयर द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल मेकिंग द लैम्प ग्लो। तो जब स्विच ऑन होगी तो सर्किट क्या होगा? क्लोज होगा। सर्किट क्लोज का मतलब ये कि पूरे सर्किट में कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं कुछ ब्रेक नहीं है, कंप्लीट पाथ है, या हम कह सकते हैं क्लोज्ड पाथ बना हुआ है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो जब करंट को फ्लो करने का कंप्लीट पाथ मिल जाता है तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कि सर्किट क्लोज्ड है। When the safety pin does not touch the second drawing pin, the gap in the circuit prevents current flow and the lamp does not glow. वही जब सेफ्टी पिन दूसरी वाली ड्राइंग पिन को टच नहीं करती तो सर्किट में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि करंट को कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, क्लोज्ड पाथ चाहिए, कहीं बीच में खुला ना हो, गैप ना हो। तो अगर गैप आ जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। इन दिस ऑफ पोजीशन, जैसा कि फिगर 3.8a में दिया हुआ है, वी से दैट सर्किट इज ओपन। तो ये ए वाली फिगर में आप देख सकते हो स्विच हमारी ऑफ है, तो स्विच ऑफ होगी तो सर्किट ब्रेक है, यहाँ पर बीच में गैप है, तो इसी को हम कहते हैं सर्किट ओपन है। तो अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो टर्म्स है ना, इसको याद रखना, और इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेफ्टी पिन को आप डोर की तरह समझो। यहाँ पर ये जो फिगर है ऊपर, इसमें देखो, अब मान लो ये जो सेफ्टी पिन है ना, ये डोर है और ये ऐसे वॉल है। अभी क्या है? डोर ओपन है ना, मतलब इधर से कोई इधर आना चाहे या इधर से उधर जाना चाहे तो जा सकता है। तो अगर सर्किट में कहीं पर भी कोई ब्रेक होगा, कहीं से कुछ खुला होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि सर्किट ओपन है। जैसा कि यहाँ सेफ्टी पिन देख सकते हो, एक डोर की तरह आपको लग रही होगी जो डोर खुला हुआ है। वहीं बी वाली फिगर में देखो, अगर इस सेफ्टी पिन को आप डोर की तरह समझो तो ये डोर बंद है। अगर कोई इधर से उधर जाना चाहे, उधर से इधर आना चाहे तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देख सकते हो पाथ पूरा कंप्लीट है, करंट फ्लो होगा। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कि सर्किट क्लोज्ड है। तो अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, अगर सर्किट कहीं पर ब्रेक है या फिर उसमें कहीं पर गैप है तो हम कहेंगे कि जो सर्किट है वो ओपन है, खुला हुआ है। वहीं पर अगर कोई गैप नहीं है सर्किट में, मतलब करंट फ्लो कर सकता है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो सर्किट है वो क्लोज्ड है। तो स्विच जब ऑफ होती है तो उस केस में सर्किट ओपन होता है। वहीं जब स्विच ऑन होती है तो उस केस में सर्किट क्लोज होता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है। सर्किट क्लोज मतलब गैप खत्म, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो जो डिवाइस हमने कनेक्ट किया होगा वो वर्क करने लगेगा। नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट। अब देखो, स्विच को हम कहीं भी सर्किट में लगा सकते हैं, यानी जैसे यहाँ पर स्विच लगी है ना, स्विच को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लग सकता है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स अ सर्किट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ स्विच, तो आप आंसर में लिख देना स्विच एक सिंपल सा डिवाइस है जो या तो सर्किट को कंप्लीट करता है या फिर सर्किट को ब्रेक करता है। द स्विचेज यूज्ड फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइसेज एट होम वर्क द सेम वे दो दे आर डिजाइन डिफरेंटली। अब जो हमारे घरों में स्विच यूज होती है, जिसे हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, या और भी जो डिवाइसेज है, फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, कोई भी डिवाइस है जिसको हम ऑन ऑफ कर पाते हैं, यानी हमारे घरों में जो स्विच लगी होती है वो भी इसी तरह से वर्क करती है। वो सर्किट को ओपन या क्लोज करती है, यानी ब्रेक या कंप्लीट करती है। हाँ, उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है लेकिन काम उसका यही है। 3.3 सर्किट डायग्राम्स। अभी पूछ रहा है कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट इन अ सिंपलर मैनर।
क्या सर्किट को और सिंपल तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब जैसा कि ऊपर अभी आपने देखा, यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स दिए हैं, अगर इसको हमको कॉपी पे ड्रॉ करना हो तो ये मुश्किल है। यानी अगर मैं आपसे कह दूँ कि एक ओपन सर्किट का डायग्राम बनाओ, ओपन सर्किट मतलब सर्किट में गैप है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लैंप नहीं जल रहा है, जैसा कि ए वाली फिगर है। यहाँ पर सर्किट क्या है? ओपन है। तो ओपन सर्किट का एक डायग्राम बनाओ जहाँ पर एक सेल हो, एक लैंप हो और एक स्विच लगी हो। तो अगर ये वाली फिगर आप बनाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरी एक ड्राइंग है, सेल को बनाना, कलर करना, फिर यहाँ पर होल्डर आपने ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर बल्ब लगाया, फिर ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसको और सिंपल नहीं बना सकते कि सिंपल वे में कम टाइम के अंदर हम सर्किट को शो कर सकें? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उसका हमने सिंबल बना दिया है, जस्ट उसी सिंबल को ड्रॉ कर देते हैं, काम हो गया। द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिम्बल्स शोन इन टेबल 3.2। तो अलग अलग कॉम्पोनेंट और उनका जो सिंबल है वो आपको नीचे टेबल में दिया हुआ है, 3.2 इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स एंड दियर सिंबल्स। तो ये जो सिंबल्स हैं आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो पहला इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। सेल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, यानी एक ऐसे लाइन आपको ड्रॉ करनी है, फिर इससे छोटी एक और लाइन इसके बगल में पैरेलल बिल्कुल ड्रॉ कर दो, फिर एक लाइन ऐसे यहाँ निकाल दो, एक यहाँ निकाल दो, ये आपका सेल बन गया। बैटरी कैसे ड्रॉ करेंगे? तो बैटरी में जितने भी सेल लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 2 सेल लगाए ना, तो सबसे पहले आप 2 सेल के लिए सिंबल बना दो, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर थोड़ा सा गैप दे के एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर हम जैसा करते हैं लेफ्ट साइड से एक लाइन ऐसे खींच दिया, राइट से ऐसे खींच दिया। ये दोनों सेल कनेक्टेड है ना, यहाँ देख सकते हो कनेक्शन है, तो एक लाइन से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये 2 सेल की हमारी बैटरी बन गई। अब ज़रा आप 3 सेल की बैटरी बनाओ, वीडियो पॉज करके ड्रॉ करो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 3 सेल हमको बनाना है ना, और वो आपस में कनेक्टेड है। तो एक बड़ी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, थोड़ा सा गैप दे के बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर थोड़ा सा गैप दे के बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये तो हमारा एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। इनको आपस में कनेक्ट कर दो, तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। इसका कनेक्शन बड़ा ध्यान से करना, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन ये आपस में कनेक्ट नहीं होगी। देखो आपने ऐसे ड्रॉ किया, ये बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन, इनको आपस में कनेक्ट ना कर देना, बल्कि ये तो हमारा हो गया एक सेल। मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे कर देंगे तब कंप्लीट होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास 3 सेल है, इनका कनेक्शन करना है, तो इतना ड्रॉ करने के बाद इसी तरह से एक और सेल का हम ये ड्रॉ करेंगे। फिर ये 2 सेल आपस में कनेक्ट है, तो चाहे आप पहले ऐसे कनेक्ट कर लो, फिर एक तीसरा सेल आपने लगाया और यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लो, फिर यहाँ से ऐसे एक लाइन और ये एक ऐसे लाइन। तो कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आप समझ गए हो कैसे ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक लैम्प का सिंबल ये है, यानी एक सर्किल आपको ड्रॉ कर देना है, ऐसे क्रॉस लगा दो, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन। फिर 4th वाला है लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज़ एलईडी। एलईडी कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर थोड़ा सा गैप देके यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और ऐसे करके ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। फिर एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी है, फिर यहाँ से एक एरो ऐसे तिरछा और एक एरो ऐसे, तो ये एलईडी का सिंबल हो गया। 5th वाला है स्विच इन ऑन पोजीशन। अगर स्विच ऑन है तो उसको हम कैसे शो करेंगे? तो एक सर्किल ऐसे बना दो, एक सर्किल ऐसे बना दो, इनको आपस में कनेक्ट कर दो, यानी दोनों सर्किल आपस में कनेक्ट है। ये सर्किल आप पिन की तरह समझ सकते हो कि दोनों पिन आपस में कनेक्ट है, कनेक्शन कंप्लीट है, मतलब सर्किट क्लोज हो गया है, यानी स्विच की ऑन वाली पोजीशन है। वहीं 6 वाले में स्विच की ऑफ पोजीशन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वही 2 सर्किल ड्रॉ करना है। यहाँ से एक लाइन कुछ दूर तक ऐसे ड्रॉ कर दो, ये ऐसे ड्रॉ कर दो, फिर इनको आपस में ज्वाइन ना करो बल्कि ऐसे कर दो, तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि बीच में ये खुला हुआ है, यानी स्विच ऑफ है। फिर 7th वाला है वायर। वायर को स्ट्रेट लाइन से हम शो करते हैं। इन द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल, द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल वाइल द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक सेल का जो हमने सिंबल बनाया था, कैसे बनाया था? एक बड़ी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर उसके पैरेलल एक छोटी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जो कनेक्टिंग वायर को शो करता है, मतलब इधर से वायर जा रहा है। इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा सेल का सिंबल हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो कौन सा साइड पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव? तो ये बात याद रखना, जो लॉन्ग वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और जो शॉर्ट वाली लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल को।
इसको ऐसे लिख के भी हम दिखा देते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस लगा कर भी हम ऐसे शो कर देते हैं। अगर ना भी लगाओ तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है ना, देखो इनकैंडेसेंट लैम्प में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एलईडी को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप जानते हो सेल का पॉजिटिव एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और सेल का निगेटिव एलईडी के निगेटिव से कनेक्ट होगा। तो ये देखो ए वाली फिगर में आपको शो कर रहा है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। इन द सिंबल फॉर एन एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। एलईडी के सिंबल में जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की जो नोक है यानी जिधर ट्राइंगल पॉइंट कर रहा है वो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है कि करंट किधर फ्लो होगा। जैसे कि आप जानते हो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो देख सकते हो ट्राइंगल इधर की तरफ यानी राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब करंट राइट की तरफ जाएगा, दैट इज लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट साइड हमारा पॉजिटिव हो गया और राइट वाला नेगेटिव हो गया, तभी ये ऐसे फ्लो करेगा। द टू एरोज इंडिकेट दैट लाइट इज एमिटेड बाई एन एलईडी, फिगर 3.13b। तो बी वाली फिगर में आपको एलईडी का सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पर ये दो एरो जो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो लाइट है वो इमिट हो रही है, निकल रही है एलईडी से। अब आप सोच रहे हो यार एलईडी से तो लाइट निकलती ही है, उसमें एरो लगाने की क्या ज़रूरत है। देखो जो एलईडी है ना यानी लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक तरह का डायोड है। अब डायोड क्या होता है हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। तो जो डायोड है ना वो कई टाइप का है, अलग अलग फंक्शन अलग अलग पर्पज़ का है। जैसे जेनर डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया। या फोटो डायोड की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी एरो होती है, लेकिन वो अंदर की तरफ पॉइंट करती रहती है। तो उसमें क्या होता है जब लाइट उस डायोड पे पड़ती है तो करंट जनरेट होता है, मतलब इस एलईडी का वो अपोजिट वर्क करती है। तो अलग अलग टाइप के जो डायोड है उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए डायोड के सिंबल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ऐसे एलईडी का हमको शो करना है तो दो एरो हमने बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए दिखा दिया, तो ये सिंबल एलईडी का हो गया। बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इट इज ईजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो जो सिंबल्स का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उससे इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझना और ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। A representation of an electrical circuit using symbols is called its circuit diagram। जब हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिंबल्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्चुअल ड्राइंग ना बना के सिंबल्स का यूज़ करके सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। एक्टिविटी 3.10 लेट अस ड्रॉ। चलिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 3.2 ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन फिगर 3.12a एंड फिगर 3.10c। तो टेबल 3.2 के अंदर जो सिंबल्स आपको दिए हैं उसका यूज़ करके सर्किट डायग्राम बनाओ, जो फिगर 3.12a में दिया है और 3.10c में दिया है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, यहाँ तो दिया ही है लेकिन अपने से ड्रॉ करते हैं। तो ये 3.10c वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। पहले देख लो कॉम्पोनेंट्स क्या है। ये 2 सेल की एक बैटरी है, यहाँ पर ये एलईडी है, यहाँ पर एक वायर है, इधर एक वायर है जिससे ये कनेक्ट है। तो चलो एक एक करके बनाते हैं। कैसे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि बैटरी आपको नीचे लगाना है एलईडी ऊपर लगाना है, बैटरी को इधर लगा दो एलईडी इधर लगा दो, आपकी मर्जी। लेकिन चलो जैसे यहाँ पर बना है वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले नीचे हम 2 सेल की एक बैटरी बनाते हैं। तो ये एक बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन, ये एक सेल बन गया। फिर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये दूसरा सेल बन गया। दोनों सेल आपस में कनेक्ट है तो ये लाइन्स हमने ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये 2 सेल की बैटरी बन गई है। अब ऊपर की तरफ एक एलईडी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगल बना देंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर 2 एरो जो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हो वो ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा एलईडी बन गया। अब जैसा कि सिंबल में आपको दिया ही हुआ है कि एलईडी का ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। इसी तरह से सेल में जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर ये छोटी वाली लाइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। प्लस माइनस आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, सिंबल से ये चीज़ अंडरस्टूड है ही। तो एलईडी में क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। इसीलिए देखो बैटरी का इधर पॉजिटिव मैंने बनाया तो इधर पॉजिटिव वाला बनाया। तो अब क्या करेंगे, वायर से इनको कनेक्ट कर देंगे। अब वायर स्ट्रेट लाइन से आप शो करना, तो ये थोड़ा सा इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, इधर भी ऐसे बढ़ा देते हैं। फिर ये ऐसे आके ये ऐसे ज्वाइन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ऐसे ला के ये इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। अब इसी तरह से 3.12 का जो ए वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। तो यहाँ पर एक सेल है तो इधर हम सेल लगा देंगे। देखो अगर सेल को आपको इस लाइन के लॉन्ग प्लेस करना है, मतलब अगर ऐसे प्लेस करना है, तब तो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन ये आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर सेल इधर साइड आए तो आपको क्या करना है, तो फिर बड़ी लाइन छोटी लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो। ऐसे ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया।
लेकिन चलो अभी आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम नीचे की तरफ ही सेल लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा एक सेल हो गया। अब एक स्विच लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्विच है वो ऑफ है। तो ऑफ स्विच हमारी कैसे बनती है, दो सर्किल हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन तिरछा ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है वो स्विच से कनेक्ट है, तो ये वाला निगेटिव टर्मिनल है, इसको हम ऐसे स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बल्ब से कनेक्ट है, तो ऊपर की तरफ बल्ब का सिंबल बना देते हैं। एक सर्किल ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे क्रॉस लगाया, इधर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा बल्ब हो गया। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये बल्ब से जाके कनेक्ट होगा, तो ये ऐसे ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन का हमको यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे से करके लाइन ड्रॉ कर दो। इसी तरह से यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये ऐसे जाएगी और ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो गया। आर योर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू फिगर 3.14a एंड फिगर 3.14b रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे ही तो डायग्राम हमने बनाया। डाइव डीपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जिसको शॉर्ट में ICE कहा जाता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जिसको ANSI कहा जाता है, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। तो ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के सिंबल्स क्रिएट करती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आके अपना सिंबल बना दे कि कल को आप कहोगे हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो ऐसे अगर हर कोई अपना सिंबल बनाने लगेगा तो अगले बंदे को कैसे समझ में आएगा ये सिंबल किसका है, कितने सिंबल वो याद करेगा। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उन्हीं का काम है सिंबल वगैरह बनाना। यूजिंग द सेम सिंबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर ईजिली। अब सेम सिंबल यूज़ करने की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पूरी दुनिया भर में जो लोग हैं वो आसानी से सर्किट डायग्राम को समझ पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं। मतलब ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, इसको ले जाकर दुनिया में कहीं भी दिखा दोगे तो वो समझ जाएगा सर्किट डायग्राम में क्या क्या है, क्योंकि उसने भी वही सिंबल पढ़ा है जो आप पढ़ रहे हो। 3.4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब इसका क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड वी यूज़ मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के लिए मेटल के वायर्स का यूज़ हम क्यों करते हैं। वायर की जगह हम थ्रेड का यूज़ कर लें, रोप का यूज़ कर लें, तो क्या उससे काम नहीं बनेगा? उसके थ्रू भी तो कनेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर हमने वायर के थ्रू कनेक्शन कंप्लीट किया उसकी जगह कोई थ्रेड लगा दें या रोप लगा दें, रस्सी लगा दें। कैन वी नॉट यूज़ सम अदर मटेरियल्स फॉर वायर्स। क्या वायर्स बनाने के लिए कोई दूसरे मटेरियल्स का हम यूज़ नहीं कर सकते? मतलब मेटल का यूज़ ही क्यों करते हैं? ऑल्सो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर। इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो प्लास्टिक या रबर से कवर्ड क्यों रहते हैं? जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि मेन वायर तो अंदर होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की या फिर रबर की या और भी मटेरियल्स की कवरिंग होती है, तो वो कवरिंग क्यों करते हैं? तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। अब मान लो हम वायर्स बनाते हैं उन मटेरियल से जो कि मेटल ना हो और फिर उसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में, तो आपको क्या लगता है जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या वो पास होगा उस मटेरियल से सर्किट में? चलिए उसके लिए एक्टिविटी करते हैं 3.11 लेट अस आइडेंटिफाई। चलिए पहचानते हैं। कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ लैम्प वाइल लीविंग द टू साइड्स ऑफ वायर्स फ्री एज शोन इन फिगर 3.15a। इलेक्ट्रिक सेल और लैम्प को आपको कनेक्ट करना है इस तरह से कि यहाँ पर देख सकते हो एक टर्मिनल तो कनेक्ट है लेकिन दूसरा जो टर्मिनल है वो आपस में कनेक्ट नहीं है। यहाँ से वायर ऐसे निकल के इधर फ्री है, इधर से ये वायर फ्री है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। टच द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स मोमेंटरली। अब दोनों वायर्स के जो फ्री एंड है उसको थोड़ी देर के लिए टच कराओ। मतलब दोनों वायर का ये जो एंड है उनको थोड़ी देर के लिए आपस में कनेक्ट करो। डज द लैम्प ग्लो। क्या लैम्प ग्लो करेगा? इफ़ यस आवर टेस्टर इज़ रेडी। अगर लैम्प ग्लो कर रहा है तो हमारा टेस्टर रेडी है। मतलब कहने का ये है कि अभी जैसे देख सकते हो जो लैम्प है वो जल नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर इनको हम कनेक्ट कर दें तो ये लैम्प ग्लो करने लगेगा। वी कैन यूज़ दिस टेस्टर टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस। अब इस टेस्टर का हम यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन मटीरियल्स को जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। सबसे पहले हमको सेल और लैम्प के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर लेना है, दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट नहीं करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर वायर फ्री है, कनेक्टेड नहीं है। अब अगर इन दोनों वायर को हम टच करा दें तो देख सकते हो लैम्प जल रहा है, और अगर दूर कर दें तो लैम्प ग्लो करना बंद कर दिया। मतलब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से सर्किट ओपन है। अगर इन दोनों का कनेक्शन हो जाए तो लैम्प जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा?
क्योंकि उस केस में करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कनेक्शन तो करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं कि डायरेक्टली इन दोनों को टच करा दें, बल्कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लेंगे, उनका यूज करके यहाँ पर कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कहाँ पर लैंप ग्लो कर रहा है, कहाँ पर नहीं। अगर कोई चीज़ हमने यहाँ पर रखी जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है और लैंप ग्लो हो रहा है, मतलब उस चीज़ के थ्रू करंट फ्लो हुआ है, तभी लैंप जल रहा है। वहीं अगर हमने कोई ऐसी चीज़ रखी जो इन दोनों का कनेक्शन कंप्लीट तो कर रही है लेकिन लैंप नहीं जल रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू करंट पास नहीं हुआ। चलिए करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको कलेक्ट कर लेना है। जैसे मेटल स्पून्स हो गया, कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग निडल, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लेड। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनको आपको कलेक्ट कर लेना है। वन बाई वन टच द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर्स वायर्स टू बोथ एंड्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड। अब एक एक करके हमारे टेस्टर के वायर का जो फ्री एंड है उसको टच कराना है ऑब्जेक्ट के दोनों एंड से, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है। मतलब ये जैसे ए वाला है ना, ये हमारा टेस्टर है। जो ऑब्जेक्ट आपसे कहा है वो ऑब्जेक्ट आपको ले लेना है। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको यहाँ पर ऐसे रख दिया। अब ये वाला वायर इधर टच करा दो, ये वाला वायर इधर टच करा दो। जैसे ये आपको बी वाली फिगर में दिया है कि यहाँ पर एक स्पून हमने लगा दिया, तो ये दोनों जो वायर है उसको हमने डायरेक्ट टच नहीं करा है, बल्कि बीच में स्पून लगा दिया है। तो ये वायर स्पून को इधर टच कर रहा है, दूसरा वायर स्पून को यहाँ टच कर रहा है। मेक श्योर वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। इस बात का ध्यान रखना, दोनों वायर एक दूसरे को टच ना करें, बल्कि जो ऑब्जेक्ट रखा है ना हमने उसी को टच करें। डज द लैम्प ग्लो एवरी टाइम। क्या हर बार लैम्प ग्लो कर रहा है? चलिए इसको करके देखते हैं। अब ये मेरे पास मेटल का स्पून है, इसके थ्रू कनेक्शन को कंप्लीट करके देखते हैं कि क्या लैम्प जल रहा है कि नहीं। देखो, इन दोनों वायर को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि दोनों वायर को यहाँ पर टच कराएंगे। देख सकते हो जो बल्ब है वो जल रहा है। इसका मतलब जो करंट है वो इस स्पून से पास हो रहा है। अगर किसी और पार्ट पे देख लो, ये यहाँ पर देख लो, दोनों वायर को डायरेक्टली मैंने टच नहीं कराया है, लेकिन फिर भी लैंप जल रहा है, मतलब करंट इस स्पून से पास हो रहा है। अब यही चीज़ हम मैच स्टिक का यूज़ करके करते हैं। ये मैच स्टिक वुड की बनी है, तो इधर हमने इसको टच करा दिया और इधर साइड इसको टच करा दिया। तो इस केस में देख सकते हो कनेक्शन तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो मैच स्टिक है जो कि वुड की बनी है उसके थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है। अगर पास होता तो पाथ तो हमने क्लोज कर दिया ना, करंट को फ्लो हो जाना चाहिए था, मतलब वुड के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। प्लास्टिक स्केल ले लेते हैं। देख सकते हो यहाँ भी लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। ये कांच की चूड़ी है, एक एंड यहाँ टच करा देते हैं, दूसरा यहाँ टच करा देते हैं। देख सकते हो लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। ये एक पेपर का पीस है, पेपर स्ट्रिप है, इसके थ्रू कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब पेपर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। ये मेरे पास कैंडल है जो कि वैक्स की बनी हुई है, इसमें भी आप देख सकते हो लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कैंडल के थ्रू जो कि वैक्स की बनी है करंट फ्लो नहीं होगा। ये मेरे पास की है, इससे देखते हैं। यहां पर देख सकते हो लैंप जल रहा है, मतलब की जो कि मेटल की बनी है उसके थ्रू करंट पास हो रहा है। इरेजर के थ्रू हमने कनेक्शन कंप्लीट किया, लैंप ग्लो नहीं कर रहा, मतलब इरेजर जो कि रबर का बना है उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। ये पेपर क्लिप है जो कि मेटल की बनी है, देख सकते हो लैंप जल रहा है, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। ये कॉइन है, यहां भी देख सकते हो लैंप जल रहा है, मतलब करंट इसके थ्रू पास हो रहा है कॉइन के थ्रू। ये एल्यूमिनियम फॉइल है, आपको क्या लगता है इसके थ्रू करंट पास होगा? ये देखो लैंप जल रहा है, मतलब इसके थ्रू करंट पास हो रहा है। अभी मेरे पास एक पेंसिल है, इसके अंदर ये जो ब्लैक वाली चीज़ है जिसके थ्रू बेसिकली आप लिखते हो उसको हम लेड कहते हैं, जो कि ग्रेफाइट का बना होता है। क्या ये जो लेड है जो कि ग्रेफाइट का बना है इसके थ्रू करंट पास होगा? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर इधर मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया और ये इधर कनेक्ट कर दिया। यहाँ देख सकते हो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो ग्रेफाइट है क्या इसके थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है जो लैंप नहीं ग्लो कर रहा है? तो देखो ऐसा नहीं है। बेसिकली पेंसिल है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है, लेकिन अब जो मॉडर्न वाली पेंसिल आ रही ना उसके अंदर क्ले भी काफ़ी अमाउंट में मिला देते हैं, जिसकी वजह से ये उतने अच्छे से करंट को फ्लो नहीं होने देता। अब यहाँ पर एक सेल का हमने यूज़ किया है, इनकैंडेसेंट लैम्प है जो कि ऑलरेडी करंट को काफ़ी यूज़ करता है, तो इसके थ्रू आसानी से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर इस सेल की जगह एक पावरफुल बैटरी का यूज़ करें और एलईडी का यूज़ कर लें?
चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक 9 वोल्ट की बैटरी ले ली है और ये एक एलईडी है जिसको 2 वायर से मैंने कनेक्ट कर लिया है। अगर इस एलईडी को बैटरी से कनेक्ट करें तो आप जानते हो एलईडी ग्लो करेगी। चलिए करके दिखाता हूँ। ये देखो एलईडी जल रही है, लेकिन हमको तो ये टेस्ट करना है कि क्या पेंसिल की जो लेड है उसके थ्रू करंट पास होगा। तो हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल का तो कनेक्शन कर लेंगे, लेकिन दूसरे टर्मिनल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि इस लेड के थ्रू कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। अब पेंसिल लेड का एक जो एंड है उसको इस वाले वायर से कनेक्ट कर लेंगे और दूसरा वाला जो एंड है उसको इधर से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको टच करा दिया। अब इसको जब टच कराएंगे तो आप देख सकते हो एलईडी जल रही है। इसका मतलब करंट पेंसिल लेड के थ्रू फ्लो हुआ है। वरना देखो जब ये दोनों कनेक्ट नहीं है तो एलईडी नहीं जल रही है, लेकिन जब पेंसिल लेड के थ्रू कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं तो एलईडी जल रही है, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। अब आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 3.3 में रिकॉर्ड करो। तो पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे में ऑब्जेक्ट है, फिर थर्ड कॉलम में मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ। जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो किस मटेरियल का बना है। फोर्थ वाले में आपको ये बताना है कि जो लैंप है वो ग्लो करेगा कि नहीं, यानी यस और नो में आंसर देना है। फिर लास्ट वाले कॉलम में आपको कंक्लूजन बताना है, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, वहीं इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता। तो पहला ऑब्जेक्ट है स्टिक। स्टिक किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। अब मैंने मैच स्टिक का यूज़ किया था, वो भी वुड की बनी होती है। वहाँ पर आपने देखा था जो लैंप है वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो आपको लिख देना है नो। लैंप ग्लो नहीं कर रहा मतलब करंट इसके थ्रू पास नहीं हो रहा है, और करंट जिसके थ्रू पास नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया इंसुलेटर। फिर स्केल की बात कर लें, स्केल प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें आपने देखा लैंप ग्लो नहीं किया मतलब जो प्लास्टिक है वो एक इंसुलेटर है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। बैंगल का मैंने आपको देखा है, बैंगल ग्लास की बनी होती है, मतलब और ही मटेरियल की बनी होती है। जो मैंने लिया था वो ग्लास की थी। वहाँ पर भी आपने देखा कि जो लैंप है वो ग्लो नहीं हुआ, मतलब ये भी क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आइए आप पूरा लिख देना। पेपर स्ट्रिप का मैंने आपको दिखाया, पेपर स्ट्रिप पेपर की बनी होती है, यहाँ भी लैंप ग्लो नहीं किया, ये भी क्या है, इंसुलेटर है। कैंडल का देखा आपने जो कि वैक्स की बनी होती है, लैंप ग्लो नहीं किया, मतलब ये भी क्या है, इंसुलेटर है। की का मैंने आपको दिखाया था ना, की किसकी होती है, मेटल की बनी होती है। वहाँ पर लैंप ग्लो कर गया मतलब की के थ्रू करंट पास कर गया, फ्लो कर गया, और जो अपने थ्रू करंट को फ्लो होने दे आसानी से, वही तो हमारा कंडक्टर है। इरेजर जो कि रबर का बना होता है, उसमें आपने देखा लैंप ग्लो नहीं किया, मतलब जो रबर है वो भी इंसुलेटर है। यहाँ पर 2 स्पेस और बनी है तो इसमें आप लिख दो, हमने देखा था ना एल्युमिनियम फॉइल जो कि एल्युमिनियम की बनी होती है, और जो एल्युमिनियम है वो एक मेटल है। वहाँ पर आपने देखा था जो लैंप है वो ग्लो कर गया, यस, तो जो मेटल है वो एक कंडक्टर है। इसी तरह से आपने देखा जो पेंसिल लेड है जो ग्रेफाइट की बनी होती है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इस केस में भी जो लैंप है वो ग्लो कर गया, एलईडी का मैंने आपको करके दिखाया ना, मतलब ये भी क्या है, कंडक्टर है। अपने ऑब्जर्वेशन को आप एनालाइज करो, क्या जो लैंप है वो सारे मटेरियल के लिए ग्लो किया? द आंसर इज नो, सारे मटेरियल के लिए लैंप ग्लो नहीं किया। द लैंप ग्लोज फॉर सम मटेरियल्स ओनली, सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स के लिए जो लैंप है वो ग्लो किया। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास ईजली थ्रू सम मटेरियल बट नॉट थ्रू अदर्स। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो कुछ मटेरियल के थ्रू आसानी से पास हो जाता है, वही कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू पास नहीं होता। द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ईजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाता है उसको हम कहते हैं कि वो गुड कंडक्टर्स हैं, या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनको कहा जाता है, यानी इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। द मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं वो मटेरियल जिनके थ्रू करंट पास नहीं हो पाता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, या फिर उनको हम कहते हैं कि ये पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस यू हैव रिकॉर्डेड इन टेबल 3.3, conclude which materials are conductors of electricity and which are insulators. Note it in table 3.3. अब जो ऑब्जर्वेशन आपने टेबल 3.3 में रिकॉर्ड किया उसका यूज़ करके आप बताओ कि कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स हैं। तो वो तो ऊपर ही मैंने आपको बता के फिल करा ही दिया था।
From your conclusion in table 3.3, you would have realized that metals are conductors of electricity and thus are used for making wires. तो टेबल 3.3 से आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और इसीलिए उनका यूज़ हम करते हैं वायर्स बनाने के लिए। अगर वुड का यूज़ करके वायर बनाए तो हमने देखा कि जो वुड है वो तो इंसुलेटर है, उसके थ्रू करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो जो डिवाइस है वो वर्क ही नहीं करेगा। इसी तरह से ग्लास, रबर, पेपर, प्लास्टिक या और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करके हम वायर नहीं बना सकते क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं, वो करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब वो मटेरियल जिनके थ्रू करंट आसानी से फ्लो हो जाता है उसमें भी अलग अलग लेवल है, मतलब जो कंडक्टर्स है ना उनकी भी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ होते हैं बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं। वहीं कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट को फ्लो तो होने देते हैं लेकिन उतनी आसानी से नहीं। तो ये जो सिल्वर, कॉपर और गोल्ड हैं ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। However, for making electrical wires, mainly copper is used due to its comparatively lower cost and abundant supply. लेकिन इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए आमतौर से हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि आप जानते हो सिल्वर और गोल्ड काफ़ी महंगा है, उसका वायर आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दूसरी बात, उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है। वहीं जो कॉपर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, प्राइस भी सिल्वर और गोल्ड से काफ़ी कम है। तो जो सस्ता हो, जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो, उसी का यूज़ करेंगे वायर बनाने के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सिल्वर और गोल्ड भी तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, फिर वायर बनाने के लिए उसका यूज़ हम क्यों नहीं करते, आमतौर से कॉपर का ही क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका दो रीज़न है, कॉस्ट, दूसरा सप्लाई। इन दोनों की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, सप्लाई कम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस। अब अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिकल वायर्स अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। अब टेबल 3.3 से आपने ये भी रियलाइज़ किया होगा कि जो प्लास्टिक, रबर या सेरेमिक्स है ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, इनके थ्रू करंट आसानी से फ्लो नहीं होता। सेरेमिक्स की बात कर ले तो उसमें ग्लास आ गया, क्ले वगैरह हो गया, सीमेंट हो गया। जैसे ग्लास का मैंने आपको करके दिखाया ना, तो ग्लास क्या है, सेरेमिक है। तो ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। हैव यू नाउ अंडरस्टूड वाई वायर्स आर कवर्ड विद दोज मटेरियल्स? तो क्या अब आप समझ पा रहे हो कि जो वायर्स हैं वो इन मटेरियल से कवर्ड क्यों रहते हैं? मतलब जो वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक या रबर की कवरिंग होती है, क्यों होती है समझ रहे हो? क्योंकि भैया देखो, करंट को हमको फ्लो कराना है तो उसके लिए वायर ऐसी चीज़ से हम बनाएंगे जिसके थ्रू करंट आसानी से फ्लो हो सके। लेकिन अगर वायर ऐसे ही ओपन रहेगा, हमने उसको टच कर लिया तो करंट हमको लग जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब अपने आप को बचाने के लिए इसी के साथ साथ और भी पर्पज़ होता है। लेकिन एक चीज़ जो आप खुद भी जानते होंगे कि अगर हम वायर को छुएंगे तो करंट लग जाएगा। लेकिन कौन सा वायर? जो ओपन हो, जिसके ऊपर कवरिंग ना हो। तो इसीलिए उसके ऊपर प्लास्टिक या रबर की कवरिंग लगाई जाती है ताकि करंट अंदर अंदर फ्लो हो, लेकिन वो जो प्लास्टिक या रबर है उसके थ्रू करंट फ्लो होकर बाहर की तरफ ना आए, ताकि अगर हम उसको टच करें तो हमको करंट ना लगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट। तो जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेस, कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। अब जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गया, स्विचेस हो गई, प्लग के जो कनेक्टर्स हैं, सॉकेट्स हैं, ये सारे कंडक्टर्स के बने होते हैं। वहीं इंसुलेटर्स जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सेरेमिक हो गया, इनका यूज़ करते हैं वायर्स को, प्लग टॉप्स को, स्विचेस को कवर करने के लिए। स्विच देखते हो प्लास्टिक की होती है, मेन जो कंडक्टिंग वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ होता है, वरना आप स्विच ऑन या ऑफ करो तो आप ही करंट लग जाए। इसी तरह जो प्लग होता है, जो प्लग आप लगाते हो वो भी देखते हो प्लास्टिक वगैरह का बना होता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब हमारी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी के थ्रू पास हुई तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बड़ी सावधानी से यूज़ करना चाहिए। नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विद वेट हैंड्स और यूज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज। कभी भी जो स्विचेस हैं या प्लग्स हैं उनको गीले हाथ से टच नहीं करना चाहिए। मान लो आपका हाथ भीगा है, स्विच ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, प्लग लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उसको वेट एरिया में यूज़ कर रहे हो, पानी गिरा है, वहाँ पर वायर भी जा रहा है, वहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो जो स्विच है वो तो प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन अंदर उसके मेटल वाला पार्ट है ना, जहाँ से कंडक्शन हो रहा है, जो हमारा टैप वाटर होता है उसके थ्रू करंट कंडक्ट हो जाता है। तो जैसे मान लो कि साइड से मैं बना रहा हूँ, ये आपकी स्विच है, अंदर की तरफ ये इसका मेटल पार्ट लगा हुआ है जहाँ से वायर का कनेक्शन है। तो वैसे तो आप जब इसको टच करोगे तो इधर तो प्लास्टिक है, आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन हाथ गीला है तो पानी ऐसे यहाँ पर आके अंदर की तरफ चला गया तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इधर से आपको करंट लग जाएगा।
इसीलिए मना किया जाता है कि गीले हाथ से स्विच या प्लग को टच नहीं करना चाहिए। और हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेज्ड इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स। इसी तरह से अगर इंसुलेशन डैमेज हो गया है, कोई वायर है उसके ऊपर की कवरिंग ब्रेक कर गई है, तो अंदर जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वो हिस्सा अगर ओपन है और आपने टच कर लिया तो करंट लग जाएगा। प्लग ब्रेक कर गया, मेटल वाला हिस्सा अगर बाहर की तरफ दिख रहा है या वो टच हो जा रहा है तो वहाँ से भी करंट लग जाएगा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट? क्या कभी आपने सोचा कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो सेल या बैटरी से आती है वो किस तरह से डिफरेंट होती है उस इलेक्ट्रिसिटी से जो वॉल में लगे हुए सॉकेट से आती है, जहाँ पर आप प्लग वगैरह लगाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो या और कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो, तो वॉल में जो कनेक्शन होता है वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सेल या बैटरी से कैसे डिफरेंट है? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजली पावर्स ए स्मॉल डिवाइसेज एंड इज ऑफ अ टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट में डीसी कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी से आती है वो आमतौर से जो छोटे डिवाइसेज हैं, जैसे आपका रिमोट हो गया, कोई टॉय वगैरह हो गया, उनको पावर करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर जो करंट होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट में डीसी कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स दैट कम टू वॉल सॉकेट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट में हम एसी कहते हैं, एंड कैन रन लार्ज अप्लायंसेज। वहीं वो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट से आती है और हमारे घरों तक आती है, फिर वहाँ से हमारे घर में जो वायरिंग है उसके थ्रू होते हुए वॉल में जो सॉकेट लगा है वहाँ पर जो आती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में एसी। ये बड़े बड़े जो अप्लायंसेज हैं, फ़ैन चलाना हो, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो वहाँ पर यूज़ होती है। अब आप सोच रहे होगे ये एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये? तो इसको हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ की चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हो कि आगे के चैप्टर्स की वीडियो मैं बनाऊँ तो वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और अगर इतने ही व्यूज़ रहे तो मेरे लिए आगे वीडियोज़ बनाना मुश्किल होगा। तो आपसे थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू।